नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार एक ब्लाइंड मर्डर पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग साबित होता है। हालांकि वो नामुमकिन नहीं होता है, इसे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी दरअसल पुलिस ही करती है और पुलिस उसमें मुख्य आरोपी या गुनहगार तक पहुंचती है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही एक ब्लाइंड मर्डर केस के विषय में आपको कहानी बताने जा रहे हैं। तो कहानी दरअसल अभी बहुत जल्दी कुछ दिन पहले घटित हुई एक घटना है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इसने पूरे देश में एक अजीब तरह की हलचल पैदा कर दी थी। दरअसल इस मर्डर की जो गूंज थी वो दिल्ली तक आई थी, और जब दिल्ली तक आई थी तो संबंधित राज्य में भी वो एक राजनीतिक स्टंट के रूप में भी इस्तेमाल करी जा रही थी और उस पर राजनीति भी हो रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में महालक्ष्मी की हत्या के विषय में। दोस्तों, एक परिवार होता है, हम कहानी के बैक में जाते हैं। एक परिवार आज से लगभग 30-32 साल पहले नेपाल से भारत में आता है और भारत के कर्नाटका में के बेंगलुरु शहर में अपना ठिकाना बनाता है। उस परिवार में आगे चल के 2 बेटियां होती हैं। बेटियां दरअसल वो ट्विंस होती हैं, बेटा भी होता है। कुछ दिन के बाद उस घर का जो मुख्य रहनुमा होता है वो चल बसा होता है। उसके बाद जो बेटी होती है, दरअसल जो इस कहानी की मुख्य पात्र हम कह सकते हैं, वो महालक्ष्मी, उसकी उसकी शादी है वो बेंगलुरु में ही रहने वाले हेमंता दास के साथ होती है। हेमंता दास के साथ शादी के कुछ दिन के बाद दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है, और कहासुनी की वजह ये होती है कि एक दूसरे के चरित्र के ऊपर शक होता है, और उस शक वो धीमे धीमे ज़्यादा बढ़ता जाता है। आपस में नोक झोंक जो थी वो एक बड़े लड़ाई झगड़े का रूप ले चुकी थी। बाद में क्या होता है कि हेमंता दास और महालक्ष्मी अलग अलग रहने लगते हैं, और इधर महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती है, और उस मॉल में काम करते हुए उसके साथ जो साथ के जो सहकर्मी होते हैं उनसे उसकी वार्ता कुछ ज़्यादा होने लगती है। तो इन्हीं दरअसल बातों का विरोध किया करता था हेमंता दास कि ये जो है एक चंचल स्वभाव की थी, और इसमें कुछ लोगों के साथ इसकी बात जो चलती थी वो उसे उसमें से एक सैलून पे काम करने वाला लड़का भी था, और जिस मॉल में काम करती थी उसका मैनेजर भी था। तो इस तरह के वजह जब हेमंता दास उसका फ़ोन देखता था, उस फ़ोन में वो नंबर जो थे 3 लोगों के नंबर थे, तो वो 3 लोगों के नंबर उसे बेचैन करते थे, और इस वजह से वो एक तरह से आखिर में दोनों अलग रहने लगते हैं। उसकी एक बेटी भी होती है 4 साल की। तो अब महालक्ष्मी अलग रहती है, हेमंता दास अलग रहता है, लेकिन ये दोनों ही बेंगलुरु में ही रहते हैं, और उधर बेंगलुरु में महालक्ष्मी की फैमिली भी रहती है। उसकी फैमिली में उसकी माँ होती है, भाई होता है और एक बहन होती है। दरअसल बात होती है ये एक करीब सितंबर की ही, पिछले महीने सितंबर की 17-18 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास मकान मालिक का फ़ोन पहुंचता है महालक्ष्मी के घर में उनकी माँ के पास। ये बोला जाता है कि कई दिन से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, दरवाजे और उनके घर से, उनके रूम से बदबू आ रही है। तो जब ये बदबू की बात सुनती हैं तो उनकी माँ आती हैं, उनके पास एक और चाबी होती है, वो आके दरवाज़ा खोलती हैं तो वाकई बदबू होती है उसमें। लेकिन जैसे ही वो घर में रखे हुए उस रेफ्रिजरेटर को खोलती हैं तो सन्न रह जाती हैं, चौंक जाती हैं, मुंह से चीख निकल जाती है। दरअसल उस फ्रिज के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 59 पीसेस ऑफ महालक्ष्मीज बॉडी वर देयर। तो दोस्तों, ये कहानी और इस तरह का मर्डर किसी भी आदमी को विचलित कर सकता है, किसी भी आदमी को बेचैन कर सकता है। इस तरह से वो टुकड़े थे। दरअसल पुलिस को फ़ोन किया जाता है।
पुलिस तहकीकात शुरू करती है और इधर मीडिया में भी ये बात पहुंच जाती है। मीडिया में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है, महालक्ष्मी का इस तरह से कत्ल होना। अब ये बेंगलुरु पुलिस के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है कि आखिर मुख्य आरोपी कौन है और उस तक किस तरह से पहुंचा जाए। प्रथम दृष्टया दरअसल उसका हस्बैंड हेमंता दास को कॉल किया जाता है, पुलिस उसे पूछताछ के लिए लाती है, लेकिन बातचीत में बहुत जल्दी पुलिस ये समझ जाती है कि इस मर्डर में हेमंता दास का रोल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और महालक्ष्मी के हस्बैंड से पूछती है कि तुम्हें किसी पे शक है। महालक्ष्मी के हस्बैंड 3 लोगों के नाम बताते हैं, जिनमें से एक सैलून पे काम करने वाला लड़का होता है, एक जिस मॉल में महालक्ष्मी काम करती थी उसके मैनेजर का होता है, एक और होता है। इस तरह से कुल 3 नाम और सजेस्ट करते हैं कि संभवतः इन 3 ने महालक्ष्मी की हत्या करी होगी। लेकिन पुलिस ने इन तीनों को उठाया और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, लेकिन इंटेरोगेशन में पुलिस ये समझ गई कि इन चारों ने, इंक्लूडिंग महालक्ष्मी हस्बैंड, ये मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर हुआ है, आखिर किसने किया है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ गति से आगे बढ़ाती है। पुलिस के हाथ एक मोबाइल लगता है जो महालक्ष्मी का होता है। उस मोबाइल में एक नंबर ऐसा होता है जिस नंबर पे महालक्ष्मी की फ्रीक्वेंटली बात होती थी। पुलिस ने उस नंबर को चेक किया, वो नंबर किसका है? वो दरअसल उड़ीसा का रहने वाला मुक्ति रंजन रॉय, जो यहीं बेंगलुरु में काम करता था। तो जब उस पर देखा तो उसके साथ साथ एक नंबर और मिला, जो बाद में पता लगा कि ये रॉय के एक छोटे भाई का है, जो इसी बेंगलुरु में ही काम करता है। तो जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि हाँ, हमें हमारे भाई ने ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है, और ये भी कहा था कि तुम इस शहर को छोड़ जाइए क्योंकि पुलिस तुमसे भी पूछताछ कर सकती है। तो पुलिस ने उस आदमी को भी, मुक्ति रंजन रॉय के उस भाई को भी हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो भी एक गुनहगार था कि उसे जब ये बात पता लगी तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और उधर दूसरी साइड में मुक्ति रंजन रॉय ने घर से निकल के कुछ दूर आके एक पेड़ में, कब्रिस्तान के पास एक पेड़ में फंदा बना के, और उसने आत्महत्या कर ली। और वहाँ पे मौके पे उसका लैपटॉप, बैग और फ़ोन, एक डायरी छोड़ गया। उस डायरी में कुछ बात लिखी हुई थी। उस डायरी में ये लिखा हुआ था कि, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, कि महालक्ष्मी, मैं तुम्हें बहुत चाहता था, प्यार करता था, मैं नहीं चाहता था, लेकिन गलती से ऐसा हो गया है, लव यू। लेकिन दरअसल ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा एक ब्रोकन इंग्लिश में लिखा हुआ था, जिसे बड़ा बमुश्किल इन उसकी उस लैंग्वेज को एक इस तरह के अर्थ में तब्दील किया गया था, क्योंकि वो ब्रोकन इंग्लिश और वो समझ में नहीं आ रही थी। तमाम लोगों ने उसे जब ट्रांसलेट किया तो कुछ इस तरह का आया। तो जी हाँ, इस पूरे मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में एक अहम रोल रहा था, वो एआई का रहा था। दरअसल एआई मीन्स टू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम कह सकते हैं ना कि इस मर्डर में इंसाफ खुद ब खुद हो गया। पुलिस को इसमें आगे जांच को बहुत ज़्यादा गुनहगार तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई, और आगे के जो भी गुनहगार था वो खुद ब खुद ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से ये जो महालक्ष्मी की कहानी थी वो हमें कुछ सोचने और कुछ विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हमें ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से बहुत सावधान रहना होगा। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।